Assalamu alaikum students, welcome to the 18th lecture of analytic number theory. To first review the lecture number 17. लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने एक नई नोशन इंट्रोड्यूस करवाई थी इंडिसेस के नाम से, पावर इंडिसेस, और हमने देखा था कि एग्जैक्टली इस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह कैलकुलस के अंदर लॉगरिथम बिहेव करता है। फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि इंडिसेस जो है उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज कैसे हैं, बेसिक उनका अरिथमेटिक्स कैसे है। जिस तरीके से हमने देखा कि वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज के साथ मैच करता है कि अगर इंडिसेस आप ए और बी का चेक कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो वो इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी होगा। अगर आप ए रेज़ टू पावर के यानी कि ए की किसी पावर का इंडेक्स चेक कर रहे हैं, देन इंडेक्स ऑफ ए के इज इक्वल टू के टाइम्स इंडेक्स ऑफ ए। उसके बाद हमने जो सेकंड इंपॉर्टेंट नोशन जो है वो डिस्क्राइब की थी वो पावर रेजिड्यूज की थी, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पावर के लिए पावर रेजिड्यू डिफाइन किया था। हम एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मेरे पास x रेज़ टू पावर k इज कंग्रुएंट टू a मॉड m दिया हुआ है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस a के लिए a को अगर यहाँ फिक्स रखूँ, k की पावर को भी फिक्स कर दूँ और मॉडुलस को भी फिक्स कर दूं, तो क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जिसके लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करते तो मैं कहूँगा कि a इज kth पावर रेजिड्यू इन मॉडुलस m, और अगर ऐसा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो मैं कहूँगा कि a इज नॉन रेजिड्यू kth पावर नॉन रेजिड्यू इन मॉडुलस m। फिर हमने देखा कि क्राइटेरिया पावर रेजिड्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर किसी भी आपने रेजिड्यू को चेक कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी कि दूसरे लफ्जों में इस कंग्रेस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया था। हम उसको अप्लाई करेंगे। अगर उसकी कंग्रेस का आंसर 1 आ रहा है, जिसको भी हम देखते हैं, रिविजिट करते हैं दोबारा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो अगर उसका आंसर कंग्रेंट टू 1 आ रहा है तो तब उसका सोल्यूशन होगा, अगर कंग्रेंट टू 1 नहीं आ रहा तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद हमने एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस रख के देखा कि अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ कि जो मेरा p-1 पर्टिकुलर p के लिए देखूँ, पावर रेजिड्यूज हैं वो p के लिए कैलकुलेट करूँ, और एक उसके अंदर अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दूँ कि जो ऐसे वो डिवाइड करता है p-1 को, तो उस सूरत में इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना भी आसान है। तो पहले जनरली तो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि ये कंग्रेस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसका सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर गया, ये हमें पता लग गया कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सोल्यूशन क्या होगा। तो वो कंप्यूटेशन लोड के अंदर हमने किया, और फिर हमने लास्ट के अंदर एक छोटा सा रिजल्ट किया जो कि हम जा रहे थे कि अगर हम ये काउंट करना चाहें कि रेजिड्यूज कितने हैं तो क्या होंगे। तो ये अभी ये वाला जो लास्ट पोर्शन था ये इनकम्प्लीट था। इसके कुछ फर्दर रिजल्ट्स और उसको पिछले रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं। पहला तो जो क्राइटेरिया वो मैं रिविजिट करना चाहूँगा, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो क्राइटेरिया क्या था, मेरे पास था कंग्रेस ये वाली है x रेज़ टू पावर k इज कंग्रुएंट टू a mod m हैज अ सॉल्यूशन if and only if a raised to power phi of m divided by k और phi of m अगर कंग्रुएंट हो 1 mod m के। अगर ये चीज होल्ड कर जाए तो इस कंग्रेस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर ये चीज होल्ड ना करे तो इस कंग्रेस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोर ओवर इस क्राइटेरिया हमने एक और चीज बताई, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर x raised to power k is congruent to a mod m और k phi of m, ये इसके सॉल्यूशंस होंगे, इनके सॉल्यूशंस की तादाद होगी। इधर हम दो चीजें मैं इंपॉर्टेंट है जिनको नोट करना और उनकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहला आयलर क्राइटेरिया। अगर आयलर क्राइटेरिया अगर आप रिवाइज करें तो वो क्या था, x square is congruent to a mod p is solvable accordingly if a raised to power p minus 1 by 2 is congruent to 1 mod p and not solvable
if a raised to power p minus 1 by 2 is congruent to minus 1 mod p। ये हमारे पास आयलर क्राइटेरिया था। अब अगर आप आयलर क्राइटेरिया को देखें तो इसके अंदर जो ये वाली कांग्रेस है इसके साथ कंपेयर करें तो m जो है वो रिप्लेस हो रहा है p के साथ और k जो है वो 2 के साथ रिप्लेस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर ये लिखा हुआ है तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि a इज अ 2th पावर रेजिड्यू ऑफ p और नॉट। सो क्राइटेरिया ये कहता है कि a इज अ 2th पावर रेजिड्यू मॉड p अगर कांग्रेस इस कांग्रेस का आंसर 1 मॉड p आ रहा हो, और अगर इसका आंसर 1 मॉड p नहीं आ रहा है यानी कि कांग्रेंट 1 नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप इसको गौर से देखें इस क्राइटेरिया को तो ये जो आयलर क्राइटेरिया है ये ऊपर वाले क्राइटेरिया का बड़ा पर्टिकुलर केस है। मिसाल के तौर पे आपके पास सिर्फ आयलर ये वाला क्राइटेरिया गिवन है और आयलर क्राइटेरिया नहीं गिवन, इसके अंदर आप k और m की वैल्यू k की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें और m एक प्राइम कर दें तो देखें ये कांग्रेस क्या बनती है। सो ये बनेगा, अब ऊपर वाले में पुट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर congruent to A mod P has a solution if and only if A raised to power phi of m, अब m की वैल्यू p है तो phi of p हमें पता है p minus 1 है, ओवर 2 और phi of m जो कि p minus 1 है इसका GCD congruent होना चाहिए 1 mod p के। अब 2 और p माइनस 1 का GCD क्या आएगा? सो 2 सबसे छोटा इवन इंटीजर है, p हमेशा ऑड प्राइम होगा। हम 2 का केस कंसिडर नहीं करते जिसे हमने आयलर क्राइटेरिया में डिफाइन किया था कि 2 का केस सेपरेट है। तो p मैंने बाकी सारे प्राइम्स लिए हैं सिर्फ 2 को छोड़ के क्योंकि इवन प्राइम सिर्फ एक ही है। सो अगर p कोई भी ऑड प्राइम है तो p माइनस 1 एक इवन नंबर होगा, तो 2 एक इवन नंबर है और इधर कोई भी इवन नंबर लगा हुआ है तो 2 हर इवन नंबर को डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि 2 हमेशा p माइनस 1 को डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और p माइनस 1 का जो GCD आएगा वो 2 ही आएगा क्योंकि 2 डिवाइजर है इसका। इसका मतलब है कि इस कांग्रेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a रेज़्ड टू पावर p माइनस 1 बाई 2 इज कांग्रेंट टू 1 मॉड p। सो x स्क्वायर इज कांग्रेंट टू a मॉड p एज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ a रेज़्ड टू पावर p माइनस 1। ये एग्जैक्टली क्या है? ये आयलर क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब है कि हमने इस क्राइटेरिया को प्रूव करके जो लास्ट टाइम किया था kth पावर रेजिड्यूज का बहुत जनरल रिजल्ट प्रूव कर लिया, जो कि ना सिर्फ मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बताता है। तो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड p जब मैंने शुरू में किया था आयलर क्राइटेरिया के लिए तो मैंने इसको प्रूव किया था कि इसके सिर्फ और सिर्फ मॉड p में 2 ही सोल्यूशन होंगे, और मैंने रेफरेंस दिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का कि अगर आपको जितनी भी डिग्री की इक्वेशन कंसिडर करते हैं उसके मैक्सिमम उतने सोल्यूशन आते हैं। तो मैंने कहा था कि मॉड p के अंदर ये स्पेशल बिहेवियर कायम रहता है कि अगर आप मॉड p कंसीडर करें तो फिर जितनी डिग्री है उतने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो 2 है तो उसके 2 ही सॉल्यूशंस आ रहे हैं। और फिर हमने एक एग्जांपल भी ली थी मॉड 8 के अंदर प्रॉब्ली, जिसके अंदर हमने देखा था कि उसके एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8 के 4 सॉल्यूशंस आते थे। तो अगर हम p को रिप्लेस कर दें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का भी कोई पता नहीं है और इन जनरल भी नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये वाला जो क्राइटेरिया है ये इस क्राइटेरिया की जनरलाइजेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी बता रहा है। तो इधर अगर मैं इस क्राइटेरिया के हिसाब से देखूं तो k की वैल्यू थी 2 और phi ऑफ m की वैल्यू थी p माइनस 1, और 2 और p माइनस 1 का GCD जो कि ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये हमेशा 2 आएगा। इसका मतलब है कि इस क्राइटेरिया से मुझे ये भी पता लग गया, जो कि मैंने सेपरेट रिजल्ट प्रूफ किया था, कि आपके पास जो इस 2th पावर जो रेजिड्यू है इसके सॉल्यूशंस हमेशा 2 होंगे इस रिजल्ट की वजह से। सो पहली तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी कि ये जनरलाइजेशन है जो हम पिछला काम कर रहे थे उसकी। सेकंड चीज कि जब मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का इस इक्वेशन के साथ क्या वास्ता है? ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज आ रही हैं? x आ रहा है, k आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m। सो k पावर चेक कर रहा हूँ, k एक फिक्स नंबर होगा। a यानी कि मैं किसको चेक कर रहा हूँ कि कौन सी जो नंबर है वो किसकी kth पावर, और m तो k, a और m तो हमेशा गिवन होंगे, सिर्फ एक क्वांटिटी अननोन है। अगर वो क्वांटिटी पड़ी हुई है यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस है तो फिर मैं कहूंगा कि ये a जो है kth पावर रेजिड्यू है, तो सिर्फ इतना आंसर मिल गया। लेकिन अब आप इसमें भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि x की वैल्यू क्या थी जिसकी वजह से a जो है वो kth पावर रेजिड्यू बना। क्या x की वैल्यू 1 थी, 2 थी, 4 थी, कितनी थी? तो ये जो k
और फाई ऑफ एम का जो जीसीडी है ये एग्जैक्टली उन क्वांटिटीज के बारे में बता रहा है कि ये जो आपके पास एक्स की वैल्यूज होंगी जिनकी वजह से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है उनकी तादाद इतनी है। लास्ट में हमने एग्जांपल की थी और मैंने किया था एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 2 mod 5 और एक ले लिया एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 4 mod 5। अगर मैं ये लिखता हूँ कांग्रेस तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इस 2th पावर रेजिड्यू ऑफ 5 और इसका मतलब है कि इस 2th पावर रेजिड्यू ऑफ 5। ये दो चीजें हमारे पास गिवन है। मैं इसके ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई करता हूँ। ए की वैल्यू 2 है, ऊपर 4 आ गया, नीचे 2 और 4 का जीसीडी कैलकुलेट किया। आंसर चेक कर लेता हूँ mod 5 में कितना आता है। सो 4/2 आपके पास 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर इज 4 ये आता है। और इसको चेक कर लेते हैं 4 और इधर वही रहेगा 2 और 4, तो 2 और 4 का जीसीडी 2 आएगा, 2 2 is 4 तो 4 स्क्वायर बचेगा, 4 स्क्वायर इज 16, इट इज कंग्रुएंट टू 1 mod 5। तो पहली का ये है कि आंसर है कि नो, दूसरी का आंसर है यस। इस लेवल तक सिर्फ मुझे ये पता लगा जो क्राइटेरिया अप्लाई करके। अब नो के लिए बात खत्म होगी, यस के लिए पूछता हूं कि हाउ मैनी सॉल्यूशंस फॉर दिस कंग्रुएंस एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 4 mod 5। इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे ये तो पता लग गया कि यकीनी तौर पे एक्स की एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ये तो इस क्राइटेरिया से पता लग गया। अब वो कितने नंबर हैं, एक्स की क्वांटिटी कितनी है, कितने ऐसे नंबर हैं जो आप एक्स की जगह पुट करें तो उसको सेटिस्फाई करेगी। उसका आंसर वो देता है कि वो होंगे के और फाई ऑफ एम। के और फाई ऑफ एम, के की वैल्यू आपने 2 रखी थी और फाई ऑफ एम की वैल्यू 4 थी, क्योंकि एम जो है वो 5 था, तो इसका आंसर आता है 2। इसका मतलब है कि देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द कंग्रुएंस। वो दो वैल्यूज अगर आप 1 2 3 4 लिख लें जो कि 5 से नीचे नंबर्स हैं, 0 नहीं है, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 4 आता है और 4 का स्क्वायर 1 आता है mod 5 के अंदर। सो मैंने पहले सबके स्क्वायर लिए और फिर उनको डिवाइड कर दिया 5 में, जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो लिख रहे हैं। जैसे ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि ये नंबर और ये नंबर 1 के रेजिड्यूज है और 2 और 3 जो है ये 4 के रेजिड्यूज है। इसका मतलब है कि जो x की दो वैल्यूज थी वो 2 और 3 है, वो इधर पुट करेंगे तो कंग्रुएंस सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इसके सोल्यूशन है। तो अभी तक जो हमने किया है वो सिर्फ ये बताता है कि एक फिक्स kth पावर के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। सो k फाई ऑफ m जो है उसका रिलेशन प्लेस ऑफ x से है इन द कंग्रुएंस एक्स के इज कंग्रुएंट टू a mod p, या इन जनरल मेरे पास m है, तो जो भी लिखा हुआ उसके साथ रिलेशन है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ। लास्ट हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया था, पहले वो रिजल्ट लिख लेते हैं। हमारे पास एक कॉरोलरी थी, इफ k डिवाइड्स फाई ऑफ m, ये एक इसकी assumption थी, देन x raised to power k congruent to 1 mod m has exactly k solutions। ये अगर assumption आप मान लें कि जिस x की पावर आप k कंसिडर कर रहे हैं अगर वो फाई ऑफ m को डिवाइड करता है, m ये आपके पास गिवन है, आप इसका LFE फंक्शन कैलकुलेट करें, अगर वो उसका डिवाइजर है तो x रेज़ टू पावर k इज कंग्रुएंट टू व्हाट mod m के एग्जैक्टली k सॉल्यूशंस पड़े होंगे, जितनी पावर है उतने सॉल्यूशंस होंगे। अब उसके आगे फर्दर कंटिन्यूशन में जो मैं रिजल्ट बनाना चाह रहा हूँ और बताता हूँ कि पिछला मैंने बार बार क्यों एक्सप्लेन किया है, उसकी एक रीजन थी।
पहले इस रिजल्ट को देखते हैं। सपोज दैट m हैज अ प्रिमिटिव रूट, तो इन सब की assumptions हैं, जितने भी हम रिजल्ट कर रहे हैं वो इस assumption के साथ कर रहे हैं कि m का प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है। देन द नंबर ऑफ इनकंग्रुएंट kth पावर रेजिड्यूज ऑफ m इज दिस नंबर। अब ये किस चीज का काउंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देन द नंबर ऑफ इनकंग्रुएंट kth पावर रेजिड्यूज ऑफ m, कि आपने k को फिक्स कर लिया है, तो अब kth पावर के कितने रेजिड्यूज हो सकते हैं ये उनका काउंट बता रहा है। अब मैं एक मिनट के लिए सिर्फ कंग्रेस दोबारा लिखता हूँ। एक्स के इज कंग्रेंट टू ए मॉड एम। पिछले रिजल्ट ने ये बताया कि एक्स की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं एक फिक्स ए के लिए जो इसके अंदर लगाने से ये कंग्रेस सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वो इस कंग्रेस के सॉल्यूशंस थे और उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी क्वांटिटी है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशंस दैट इज के एंड फाई ऑफ एम। अब मैं ये रिजल्ट है ये कुछ डिफरेंट चीज बता रहा है, इससे दो मैं क्वांटिटीज का पता लगा रहा हूँ। एक क्वांटिटी का हमने लास्ट टाइम कल पता लगाया था लास्ट लेक्चर के अंदर। एक क्वांटिटी ऑफ रेजिड्यूज विद रिस्पेक्ट टू kth पावर, इसके बारे में ये वो ये क्लेम कर रहा है कि ये होगा फाई ऑफ एम ओवर के एंड फाई ऑफ एम। तो ये जो आपके पास थी ये प्लेस थी एक्स की, जो मैंने लास्ट की है कि एक्स की जगह पे कितने क्वांटिटी आ सकती है, कितने डिफरेंट एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये जो प्लेस है ये ए की है कि आपने एक्स अननोन है, ठीक है, के आपने फिक्स कर दिया, से आपने के की वैल्यू 3 रख दी। अब आप m की वैल्यू भी फिक्स है, k की वैल्यू भी फिक्स है। आप मुझे पूछते हैं कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं a की जगह के ऊपर जो थर्ड रेजिड्यू हो किसी ना किसी नंबर के, तो ये उनकी क्वांटिटी बता रहा है कि वो कितने नंबर हो सकते हैं। पहले इसको अब मैं प्रूव करता हूँ और फिर अब मैं ये जो उसी के लिए लेट्स सपोज कि हम दो डिफरेंट करके दिखाते हैं, क्योंकि पिछले केस में तो आपके पास जो 4 और 2 का जीसीडी क्योंकि 2 आ रहा है तो 4 ओवर ये वाला नंबर क्वांटिटी भी 2 आंसर देगी और ये क्वांटिटी भी 2 ही आंसर देगी, क्योंकि इधर ऊपर 4 लगा होगा नीचे 2 आ जाएगा तो 4 कैंसिल होकर 2 से 2 देगा और ये डायरेक्टली 2 आ रहा है। तो इस केस में जो लास्ट एग्जाम्पल है m इज इक्वल टू 5 उसमें तो डिफरेंस नहीं मिल रहा, लेकिन बाकी एग्जाम्पल्स में डिफरेंट मिलेगा। लेट्स सी, पहले इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज कर लेते हैं m हैज अ प्रिमिटिव रूट, से g, ये इसका प्रिमिटिव रूट है। ये वाली कंसिडर करते हैं इक्वेशन। इफ a इज द kth power residue that is x k congruent to a mod m is solvable, then a raised to power phi of m over k into phi of m must be congruent to 1 mod m। ये मैंने इसका क्राइटेरिया लिख दिया क्योंकि मैं काउंट देखना चाह रहा हूँ कि कितने ए आ सकते हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ए kth पावर रेजिड्यू है तो इसका मतलब है कि ये कंग्रेस है, ये सॉल्वेबल है, और देन ए रेज़ टू पावर फाई ऑफ एम जो के है वो कंग्रेंट टू 1 mod m हो गया। इसका मतलब है कि इस रिलेशन को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ए इज द kth power residue if and only if A is the solution of this congruence x phi of m k और phi of m का GCD congruent to 1 mod m।
सो के अगर kth पावर रेजिड्यू होगा तो क्राइटेरिया अप्लाई होने के बाद मेरे पास इस चीज का आंसर 1 आएगा। अब ए की मैं वेरिएशन चलाऊंगा, तो पहले एक नंबर रखा, उसको देखा, ये इसकी कांग्रेस कैलकुलेट की, आंसर अगर 1 आ रहा है दिस मीन्स कि वो रेजिड्यू है। देन ए की वैल्यू चेंज कर दी, उसके बाद फिर ये वाली चेक की, तो इसका मतलब है कि ये जो मैं यहाँ ए की वैल्यूज चेंज करता जाऊंगा, तो ये जनरल मेरे पास कांग्रेस ये बन गई। इसके अंदर अगर देखना है कि ए जो है वो kth पावर रेजिड्यू है, तो इस एक्स की जगह ए पुट कर दूंगा। इसका आंसर अगर कंग्रेंट टू 1 मॉड आ रहा है तो एग्जैक्टली ए पावर रेजिड्यू होगा, अगर नहीं आ रहा तो ए पावर रेजिड्यू नहीं होगा, क्योंकि इफ एंड ऑन इफ है। अब ये जो आपके पास बन गया है कि पावर रेजिड्यू तब होगा जब ये कंग्रेस सॉल्व होगा। अब इसको मैं इस रिजल्ट के कंपैरिजन में देखना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एक नंबर डिवाइजर है phi of m का, तो उसकी जो कांग्रेस 1 के साथ कंसिडर की जाएगी, उसके एग्जैक्टली उतने ही रूट्स होंगे जिसकी पावर आपने x की कंसिडर की है। अब इधर आप ये अज्यूम कर लें कि ये सारी की सारी पावर है, ये k की जगह लगा हुआ है, तो मैं पिछले के हिसाब से देखूंगा कि अगर ये सारे का सारा अगर k इसको मैं अज्यूम कर लूं और ये phi of m को डिवाइड कर दे, तो फिर मेरे पास इसके एग्जैक्टली इतने ही सॉल्यूशंस होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बिल्कुल सब कुछ सेटल हो जाएगा और कंक्लूड हो जाएगा। अब ये देखना कि ये जो ऊपर पावर लिखी हुई है ये क्यों डिवाइड करता है phi of m को, तो मैं इसको एक दफा दोबारा लिख लेता हूँ। तो जो मेरे पास अब रिजल्ट है वो है x phi of m पावर डिवाइडेड बाय k phi of m का GCD इज कंग्रेंट टू 1 mod m। ये मेरे पास लिखा हुआ है, ये सारी की सारी पावर है x की। मैं इसको लिखता हूँ phi of m डिवाइडेड बाय k एंड phi of m। अब phi of m के अंदर से ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये ऑब्वियसली k और phi of m जो है, ये नोशन से आपको क्लियर है कि ये GCD है ऑफ k एंड phi of m। अगर GCD है तो इसका मतलब है कि ये k को भी डिवाइड करेगा और phi of m को भी डिवाइड करेगा, ऊपर phi of m लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इस पूरे का आंसर एक इंटीजर आएगा। k phi of m जो है वो डिवाइड करेगा phi of m को। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, से इसका नाम t रख लेते हैं, सच दैट phi of m is equal to t times of k and phi of m। इसका मतलब है कि ये नंबर डिवाइड कर रहा है phi of m को। t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी phi of m ओवर k एंड phi of m, ये t की वैल्यू है। और इस इक्वेशन से देखें तो बजाय इसके देखने के ये इसका डिवाइजर है, क्या मैं t को नहीं कह सकता कि t इसका डिवाइजर है, क्योंकि t भी तो समथिंग मल्टीप्लाइड पे t के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है और फिर वो phi of m के बराबर है। तो इधर से मैं ये निकाल सकता हूँ कि t डिवाइड्स phi of m, ये भी लिखा हुआ है, और इधर देखें t की वैल्यू ये है। इन दोनों को कंबाइन करूं तो इसका मतलब ये है कि phi of m ओवर k और phi of m ये डिवाइड करेगा phi of m को। अगर पूरी की पूरी पावर डिवाइड कर रही हो phi of m को, तो ये रिजल्ट यूज किया जा सकता है कि x के कंग्रेंट टू 1 mod m के एग्जैक्टली k सॉल्यूशंस होंगे इफ k डिवाइड्स phi of m। ये मेरे पास रिजल्ट है, जब मैंने जो लास्ट लेक्चर जहाँ खत्म किया था वहाँ ये रिजल्ट प्रूफ किया था। अब ये पूरी की पूरी पावर बनी हुई है, ये पावर जो है ये डिवाइड कर रही है phi of m को। इसका मतलब है कि इस कांग्रेस के एग्जैक्टली उतने सॉल्यूशंस होने चाहिए जितने पावर है। दिस इंप्लाइज कि देयर आर एग्जैक्टली phi of m divided by k into phi of m solutions। ये सॉल्यूशंस है, इसका मतलब क्या होगा, देयर आर एग्जैक्टली phi of m over k phi of m power residues of m, so sorry kth पावर रेजिड्यूज, जिस k को हमने फिक्स किया हुआ।
क्योंकि हर सोल्यूशन के लिए उसने kth पावर रेजिड्यू बन जाना है, तो जितने इसके सोल्यूशन आएंगे डिफरेंट, उतनी एग्जैक्टली kth पावर रेजिड्यूज पड़े होंगे। तो ये वो नंबर आ गया। अब हम देखते हैं, दो कंसिडर करते हैं और उनके लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हम m प्राइम नंबर ले लें, मैं एग्जांपल 11 की लेता हूँ, और g ले लेता हूँ 2 विच इज अ प्रिमिटिव रूट। सबसे पहले मैं कंग्रेस कंसिडर करता हूँ, x स्क्वायर इज congruent टू 3 mod 11। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या इस कांग्रेस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्राइटेरिया अप्लाई करता हूँ। क्राइटेरिया इज 3, phi of m is 10 over 2 and 10 का GCD should be congruent to 1 mod m, ये होना चाहिए। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है। सो 3 raised to power 10 और इधर GCD इसका 2 आएगा क्योंकि डिवाइजर है, तो आंसर आ गया 3 raised to power 5। 3 raised to power 5 देखने के मॉड 11 में किसके बराबर है, तो 3 स्क्वायर 9 आता है और 27 आता है। तो 3 स्क्वायर इज 3 क्यूब इज congruent टू 3 क्यूब इज 27, 27 में से 22 निकल गया तो बाकी 5 बचा, 5 मॉड 11 और 3 स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है, तो 3 5 जो है वो बराबर आ गया 3 क्यूब एंड 3 स्क्वायर, ये 5 के बराबर है और ये 9 के बराबर है मॉड 11 के अंदर। सो 3 5 इज congruent टू 9 5 45 और 45 में से 44 निकल गए तो बाकी congruent आया 1 मॉड 11 के। तो ये congruent टू क्योंकि 1 मॉड 11 के आ रहा है, क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है कि 3 इज 2th power residue of 11. How many solutions of this congruence exist? So how many solutions का मतलब है how many values of x exist. इसका आंसर कल का लेक्चर देता है। There are k and phi of m values. K is what? K is 2. Phi of m is 10. So there are 2 values of x. इसका सोल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन जो आज हमने किया है वो ये पूछेगा हाउ मैनी 2th पावर रेजिड्यूज ऑफ 11 एग्जिस्ट। सो इधर मैंने एक पर्टिकुलर नंबर चूज कर लिया 3 और 3 के लिए क्वेश्चन पूछा कि क्या 3 इसका 2th पावर रेजिड्यू है या नहीं है, तो उसका आंसर क्राइटेरिया से मिला हाँ है, और फिर उसने ये बताया कि जिन नंबरों की वजह से इसने रेजिड्यू बनना था उनकी तादाद कितनी है। अब मेरा क्वेश्चन देखिए बहुत डिफरेंट है। अब मैं कहता हूँ कि जिस तरह 3 एक पावर रेजिड्यू था, 2th पावर रेजिड्यू था, इस तरह और कितने नंबर है मॉडल 11 के अंदर जो 2th पावर रेजिड्यू है। उसका आंसर वो ये देता है कि देयर आर phi of m, k and phi of m पावर रेजिड्यूज। सो इस केस में भी आ जाएगा 10 over 2 और 5 का GCD, 2 और 10 का GCD, क्योंकि phi of m is 10. So it is 10 or 2, they are 5. So there are 5 2th power residues of 11. जिस तरह 3 था इस तरह 4 और ऐसे नंबर हैं जो इस प्लेस की जगह रखे जाएं तो फिर भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। तो सेकंड रिजल्ट ये था। ये आगे जाके हम देखेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और फिर पर्टिकुलर हम एक खास टाइप की कंग्रेसेस करेंगे जिनको हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज है, क्योंकि 2th का मतलब क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट हमारा कंसर्न ये है कि हमने एक दफा रिकॉल करते हैं, रिविजिट करते हैं लेजेंडर थ्योरम को। कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके प्रिमिटिव रूट्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि आप अगर एक p प्राइम चूज करें
और a जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो 1 से, देन a की पावर phi of p is congruent to 1 mod p आएगा, एंड ऑर्डर ऑफ a जो है वो एग्जैक्टली phi of p होगा, यानी कि p माइनस 1 का होगा। ये लेजेंडर थ्योरम है। सिंपल अब्जॉर्व में कह सकता हूँ कि देयर मस्ट एग्जिस्ट a relatively prime number a with p such that the order of a is p minus 1, यानी कि जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो अटेन कर लेता है। अब हम इस रिजल्ट को ज़्यादा जनरलाइज करना चाहते हैं। जनरलाइजेशन इन द सेंस कि ये तो मुझे पता है कि मेरे पास कई ऐसे नंबर्स हैं जिनके प्रिमिटिव रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे 8 हमने लिया था, तो 8 एक प्राइम नंबर नहीं था। 8 जो है वो 2 की पावर्स हैं, 2 क्यूब इज 8। अब हम कुछ ऐसे तरीके से देखना चाहते हैं कि अगर p एक प्राइम नंबर हो और उसके प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट कर रहे हो, तो किन और नंबर्स के बारे में बताया जा सकता है जिनके प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो ये फर्दर उसकी आगे से कंटिन्यूएशन थी जो हमने डिस्कस किया था कि जो काम लेग्रांज ने किया था, लेजेंडर ने किया था और गॉस ने किया था। जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है उसको देखते हैं। अब मैं इसके अंदर एक केस स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ कि p एक ऑड प्राइम है, तो इवन का केस मैं बाद में डिस्कस करूंगा। क्योंकि इवन का केस सिर्फ एक प्राइम मुझे डिस्कस करना है, तो वो सिर्फ क्योंकि एक ही प्राइम है जो इवन है, बाकी सारे के सारे प्राइम जो है वो ऑड नंबर्स हैं। तो अगर मैं p एक ऑड प्राइम लूं, यानी कि ऐसा प्राइम जो कि 2 के बराबर नहीं है, सिंपली मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लेट p बी अ प्राइम सच दैट p इज नॉट इक्वल टू 2। वो कहता है कि अगर g एक प्रिमिटिव रूट है p का और ये सेटिस्फाई हो रहा है कि उसकी पावर p माइनस 1 कंग्रेंट नहीं आ रही मॉड p स्क्वायर के अंदर, तो g प्रिमिटिव रूट होगा p स्क्वायर का। और अगर g p माइनस 1 कंग्रेंट आ गया 1 मॉड p स्क्वायर के, तो फिर g प्लस p जो है वो प्रिमिटिव रूट होगा p स्क्वायर का। अब देखें कि ये रिजल्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। किस सेंस के अंदर कि ये आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि अगर p के अंदर प्रिमिटिव रूट पड़ा हुआ है तो आप p स्क्वायर के अंदर भी प्रिमिटिव रूट बना सकते हैं, क्योंकि जारी बात है कि आप एक कंग्रेस कंसिडर करेंगे g रेज़ टू पावर p माइनस 1 और आगे लिखेंगे मॉड p स्क्वायर। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है येस और नो के अंदर कि या वो कंग्रेंट होगा 1 के या वो नहीं होगा। तो मैं दो डिफरेंट नंबर नहीं लिखे हुए कि अगर इसके हो जाता तो तब ये कहूंगा, इसके हो जाता तब ये कहूंगा। ये येस और नो लिखा हुआ है। सो अगर कंग्रेंट नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी है और अगर कंग्रेंट है तो दूसरी पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं है तो उस सूरत में मैं बता रहा हूँ कि उसका प्रिमिटिव रूट क्या होगा p स्क्वायर का, यानी कि नेक्स्ट पावर का, और अगर कंग्रेंट हो जाता है तो तब भी बता रहा हूँ कि उसका प्रिमिटिव रूट क्या होगा। तो दूसरे लफ्जों में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर p का प्रिमिटिव रूट पड़ा हुआ है तो p स्क्वायर का प्रिमिटिव रूट भी यकीनी पड़ा होगा। दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या वो सेम रहेगा या उसके अंदर p ऐड करना पड़ेगा, या वो g रहेगा, ये इधर लिखा हुआ है g रहेगा, या उसके अंदर p ऐड करना पड़ेगा। तो हर सूरत में रहेगा। तो पहले मैं सिर्फ सिंपल पावर के लिए कह रहा हूँ कि p के लिए है तो p स्क्वायर के लिए कब करेगा। लेकिन इसका प्रूफ देखें, इसका थोड़ा सा लेंथी सा प्रूफ है और काफी कंसेप्चुअल है, तो हम आराम आराम से इसको देखते हैं। सपोज p is an odd prime and g is a primitive root of p, that is order of g is exactly equal to phi of p, which is equal to p minus 1 in modulo p। ये इसका ऑर्डर गिवन है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये g जो है वो उससे अगले p स्क्वायर के अंदर इसके ऑर्डर्स क्या रहते हैं। लेट h is equal to order of g in modulo
टी स्क्वायर, क्योंकि मॉड पी में तो मुझे पता है कि उसका ऑर्डर ये है, क्योंकि गिवन है कि ये इसका प्रिमिटिव रूट है। तो अगर ये गिवन है कि प्रिमिटिव रूट है तो उसका ऑर्डर एग्जैक्टली 5 होना था। लेकिन अब जब मैं मॉडल ही चेंज कर दिया तो मुझे नहीं पता कि वो ऑर्डर रहेगा या नहीं, उसका ऑर्डर वही रहेगा या नहीं रहेगा, तो वही प्रिमिटिव रूट रहेगा या नहीं रहेगा। तो नंबर वही है, लेकिन क्योंकि मैंने ये चेंज कर दी है, मॉडल चेंज कर दिया, तो अब मुझे नहीं पता, तो इस वजह से मैं उस क्वांटिटी का नाम एच रख रहा हूँ कि एच होगा। अब जी एक नंबर है, वो पी के साथ रिलेटिवली प्राइम था, अदरवाइज वो उसका प्रिमिटिव रूट नहीं हो सकता। सो वी नो दैट, इधर लिख लेते हैं, वी नो दैट जी और पी आपस में रिलेटिवली प्राइम है। अगर इसके साथ कुछ कॉमन नहीं है तो इसके स्क्वायर के साथ भी कुछ कॉमन नहीं होगा, सिंपल सी रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि बाय, अगर आप आयलर थ्योरम ज़हन में लेके आए, सो आयलर थ्योरम डिफरेंट है और आयलर क्राइटेरिया डिफरेंट है। आयलर क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस किया है, वो क्वाड्रेटिक कंग्रेस यानी कि टूथ पावर कंग्रेस से रिलेटेड है, लेकिन आयलर थ्योरम कुछ और था। सो आयलर थ्योरम ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट लें, उसके जिस मॉड के अंदर कंसिडर कर रहे हैं वो कंसिडर करें, तो वो कंग्रेंट होना चाहिए 1 मॉड पी स्क्वायर के। तो अब मैं जी को कंसिडर कर रहा हूँ मॉड पी स्क्वायर के अंदर, तो मैं जी के ऊपर 5 पी स्क्वायर लगा दूंगा, तो ये कंग्रेंट होना चाहिए 1 मॉड पी स्क्वायर के बाय आयलर थ्योरम। ये क्लियर कट है। इसका मतलब ये होगा कि जी का ऑर्डर आपने अगर ए से रखा हुआ है तो ये एक रिजल्ट है कि ऑर्डर जो है वो हमेशा कोई और नंबर जिसकी कंग्रेस करने से आंसर, पावर रेस करने से आंसर 1 मॉड पी आ जाए, या जो भी नंबर गिवन है, इधर पी स्क्वायर है, 1 मॉड पी स्क्वायर आ जाए, तो ऑर्डर उस नंबर को डिवाइड करता है। दिस मीन्स कि एच शुड डिवाइड 5 पी स्क्वायर, और 5 पी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना चाहिए। क्या है ये? सिंपली p की पावर है, तो इस p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, तो विच इज 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया। इसमें से p कॉमन निकाल लें तो ये आपके पास p इंटू पी माइनस 1 आ रहा है, ये 5 पी स्क्वायर है। तो आपने ये बेसिकली लिखा है कि h जो है वो डिवाइड करता है p इंटू पी माइनस 1 को। ये एक रिजल्ट, इसको ज्यूम कर लें, मैं इसको इक्वेशन ए कंसिडर कर लेता हूँ कि h जो है, जो भी ऑर्डर है इसका, वो p और p माइनस 1 की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। अब आपके पास ये जो गिवन है कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो h इन मॉड पी स्क्वायर है, इसको अगर आप लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा? दैट इज g रेज टू पावर h इज कंग्रेंट टू 1 मॉड पी स्क्वायर, ये आपके पास लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर डिवाइड करता है जी एच माइनस 1 को। अगर पी स्क्वायर जी एच माइनस 1 को डिवाइड करता है और साथ में ये भी पता है कि पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि पावर ऊपर ले लिया तो हर अगली पावर को पिछली नंबर तो डिवाइड करेगा, तो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ कि पी डिवाइड कर रहा है जी एच माइनस 1 को। अब इसी को अगर आप लिख लें कि p जो है वो डिवाइड करता है g रेज़ टू पावर h माइनस 1 को, तो इसको मैं कांग्रेस की जुबान में कन्वर्ट कर लेता हूँ सिंपली। तो इसका मतलब है कि जी एच इज कंग्रेंट टू 1 मॉड p। इसका मतलब है कि h अगर p स्क्वायर के अंदर ऑर्डर है तो इधर भी उसकी पावर लेने से वो 1 ही दे रहा है। ऑर्डर का तो मुझे श्योर है कि वो मुझे नहीं पता है या नहीं है, p में ऑर्डर रहता है या नहीं, क्योंकि h मैंने ऑर्डर रखा हुआ है g का p स्क्वायर के अंदर। तो इधर से इतना पता लग गया कि इसको अगर g की पावर p में भी रेस की जाए तो कांग्रेस 1 के बराबर दे देगा। लेकिन g जो था ये मुझे पता था, ये मेरी अजम्पशन थी, बाय आवर अजम्पशन that g is a primitive root of p, simply p। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ g शुड डिवाइड h, लेकिन ऑर्डर ऑफ g जो है, क्योंकि g को आपने प्रिमिटिव रूट कह दिया है, तो ऑर्डर ऑफ g जो है वो होना चाहिए फाई ऑफ p, क्योंकि आप इसको इसमें कंसिडर कर रहे हैं, और फाई ऑफ p सिंपली p माइनस 1 है। तो आपको ये पता लगा कि p माइनस 1 जो है वो डिवाइड करेगा h को। इस इक्वेशन को कंसिडर कर लें b।
अब दोनों इक्वेशन देख लें ए और बी। ए आपकी इक्वेशन ये कहती है कि एच डिवाइड करेगा पी पी माइनस वन को, एच शुड डिवाइड पी इंटू पी माइनस वन को, और एंड दूसरी इक्वेशन ये कहती है कि पी माइनस वन डिवाइड करेगा एच को। अब इन दोनों को जरा कंबाइन करके देखें कि एच की पॉसिबिलिटीज क्या बचती है। एच डिवाइड कर रहा है पी इंटू पी माइनस वन को, दो नंबर्स ये लिखे हुए हैं, क्या एच पी को डिवाइड कर सकता है? मुमकिन नहीं है, क्यों? पी हमने प्राइम लिया हुआ है, तो प्राइम को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो यकीनी तौर पे ये हमारा रिजल्ट है कि इफ ए डिवाइड्स बी इंटू सी एंड ए इज रिलेटिवली प्राइम विद बी, देन ए मस्ट डिवाइड सी, यानी कि दो की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, एक के साथ उसका कुछ कॉमन नहीं है, तो दूसरे को यकीनी तौर पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर यही सूरत हाल है कि एच पी को तो डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि पी प्राइम है, तो इसका मतलब है यकीनी तौर पे एच पी माइनस वन को डिवाइड करेगा। इधर से ये मतलब निकला कि एच डिवाइड करता है पी माइनस वन को, इधर से मतलब निकला कि पी माइनस वन डिवाइड करता है एच को। नंबर प्राइम नंबर्स हैं, एच पावर्स हैं, सब कुछ पॉजिटिव है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि एच जो है वो पी माइनस वन के बराबर है। दूसरा, अगर इस नंबर को, ये तो मैं डिवाइजर चूज कर रहा था ना कि एच इस पूरे का डिवाइजर है, लेकिन एच क्या हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है? एच के पास एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये पूरे का पूरा ही हो जाए। अगर एच के पास ये पॉसिबिलिटी हो तो क्या दूसरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? चेक कर लेते हैं। अगर एच की वैल्यू मैं पी इंटू पी माइनस वन रख दूं तो ये ट्रू हो जाती है कि पी इंटू पी माइनस वन पी को डिवाइड कर रहा है, और अगर इधर पी इंटू पी माइनस वन लगा हो तो ये पी माइनस वन का मल्टीपल है, तो पी माइनस वन अपने हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि ये एच की सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं जो ए को और बी दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं कि या एच पी माइनस वन के बराबर होगा या एच पी इंटू पी माइनस वन के बराबर होगा। ये देखते हैं ये क्या चीज लिखी हुई है, इट इज p square minus p. And what is p square minus p? It is exactly phi of p square. अगर आप phi of p square कैलकुलेट करें तो उसका फार्मूला यही है कि पहले p square आएगा माइनस p आएगा। तो एक एज की पॉसिबिलिटी ये है कि वो phi of p square हो जाए, और एक एज की पॉसिबिलिटी है p माइनस वन हो जाए। अगर तो देखें, मुझे h ऑर्डर रखा हुआ था g का मॉडुलो p स्क्वायर के अंदर, और अगर एच की वैल्यू फाई ऑफ पी स्क्वायर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो बराबर हो गया है फाई ऑफ पी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा कि जी जो है वो प्रिमिटिव रूट बन गया। तो ऑब्वियस होगी बात। सो अगर मैं ये ज्यूम कर लूं, इफ एच इज इक्वल टू फाई ऑफ पी स्क्वायर विच इज ऑर्डर ऑफ जी इन मॉड पी स्क्वायर, तो इट इम्प्लाइज दैट G is a primitive root। ये चीज इधर क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर ये हो तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, इसको डिस्कस करना भी हमने। सो लेट h इज इक्वल टू p माइनस वन। अगर हम h को p माइनस वन रख लें तो h जो था वो था ऑर्डर ऑफ g इन मॉड पी स्क्वायर। पी माइनस वन अगर ऑर्डर ऑफ जी हो जाए तो ये क्लियरली इंप्लाई करेगा कि जी इज नॉट द प्रिमिटिव रूट इन मॉड पी स्क्वायर, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर एक नंबर जो है वो प्रिमिटिव रूट होगा तो उसका ऑर्डर एग्जैक्टली फाई ऑफ दैट नंबर होगा। तो फाई ऑफ पी स्क्वायर का आंसर आता है पी स्क्वायर माइनस पी, ये पी माइनस वन लिखा हुआ है, तो ये पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर माइनस पी के बराबर नहीं है, इसलिए ये कभी भी आपके पास जी जो है इसका प्रिमिटिव रूट नहीं हो सकता है। इस केस में हम दूसरे वाला शो करेंगे कि इन दिस केस वी शो दैट g plus p is the primitive root। mod p square। पहली ऑब्जर्वेशन कि g प्लस p का और g का क्या रिलेशन होगा mod p के अंदर। सो g प्लस p शुड बी congruent टू g mod p, क्योंकि p जो है वो congruent होगा जीरो मॉड p के। हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, तो दिस मीन्स कि p इज congruent टू जीरो मॉड p।
दोनों साइडों पे आप g ऐड करेंगे तो ये कंग्रेस मिल जाएगी। इसका मतलब है कि ये दोनों मॉड p के अंदर सेम नंबर है। अगर ये मॉड p के अंदर सेम नंबर है तो इनके ऑर्डर भी सेम रहेंगे मॉड p के अंदर। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ g प्लस p इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g इन मॉड p। लेकिन आपको ये पता है कि g इज द प्रिमिटिव रूट। इन मॉड p। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ g होगा वो असल में फाई ऑफ p होगा और फाई ऑफ p जो है p माइनस 1 के बराबर है। इसको मैं इधर देखूं तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ g प्लस p होगा मॉड p के अंदर वो भी p माइनस 1 होगा इन मॉड p। अब हमें ऑर्डर चेक करना है कि जो नया एलिमेंट हमने g प्लस p बनाया है, क्या अगर ये प्रिमिटिव रूट है मॉड p स्क्वायर का तो इसका ऑर्डर p स्क्वायर में क्या होगा। सो लेट h इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ g प्लस p इन मॉड p स्क्वायर। इसमें इसका ऑर्डर किया। फिर हम वो जो ट्रिक इस्तेमाल किया आयलर थ्योरम वाला उसको अप्लाई करके h और p माइनस 1 के अंदर रिलेशन निकाल सकते हैं। सो अगर h इसका है तो बाय आयलर थ्योरम मुझे ये पता है कि g प्लस p की पावर फाई ऑफ p स्क्वायर शुड बी कंग्रुएंट टू 1 मॉड p स्क्वायर। ये इसके बराबर होगा और ये मैंने इसका ऑर्डर अज्यूम किया हुआ है, यानी कि g प्लस p की सबसे छोटी पावर जो कंग्रुएंट टू 1 मॉड p स्क्वायर दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर है उसमें तो डिवाइड करना है किसी और पावर को जो कंग्रुएंट 1 दे दे। इसका मतलब है कि h जो है वो डिवाइड करेगा फाई ऑफ p स्क्वायर को। फाई ऑफ p स्क्वायर बनता है p स्क्वायर माइनस p विच इज p इंटू p माइनस 1। h डिवाइड करेगा p माइनस 1 को, इसका नाम रख लें c। ये जो ऊपर वाला हमारा ट्रिक था उसी को अप्लाई करते हैं कि अगर इसका ऑर्डर g प्लस p का h के अंदर ये है तो g प्लस p h जो है वो कंग्रुएंट रहेगी 1 मॉड p के अंदर भी, क्योंकि मैं p स्क्वायर को कंसिडर करूंगा तो p स्क्वायर डिवाइड करेगा g प्लस p पावर h माइनस 1 को और p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है p स्क्वायर डिवाइड कर देगा। तो इस कंग्रेस को अगर मैं p स्क्वायर में कंसिडर कर रहा हूँ तो इस कंग्रेस को p में भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन इधर ये कोई एक पावर आ रही है और g प्लस p का ऑर्डर मुझे क्लियरली पता है कि p माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि p माइनस 1 जो है वो डिवाइड करता है h को। ये आप इसका नाम d रख लें। तो c और d को अगर आप लिखें तो एक पता लगता है कि h डिवाइड करता है p इंटू p माइनस 1 को एंड p माइनस 1 जो है वो डिवाइड करता है h को। फिर आपके पास h के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या p इंटू p माइनस 1 हो सकता है या h p माइनस 1 हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि p माइनस 1 से डिवाइड करना है तो p माइनस 1 मैक्सिमम लगा सकते हैं और इधर p माइनस 1 से एक्सीड नहीं कर सकते क्योंकि इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है। अब इन दो पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कि इसका हमारे उसके साथ ओरिजिनल के साथ क्या ताल्लुक है। अगर h का ऑर्डर ये आ जाएगा तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ h जो कि हमने ऑर्डर रिज्यूम किया हुआ है g प्लस p का, अगर ये आ जाता है p इंटू p माइनस 1 तो ये लिखा हुआ है p स्क्वायर माइनस p और ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है फाई ऑफ p। तो ये हमें चाहिए था। इसका मतलब ये होगा कि g plus p is the primitive root of p square. What if h which is order of g plus p ये अगर बराबर आ जाता है सिंपली p माइनस 1 के,
तो हम ये शो कर देंगे कि ये केस जो है कॉन्ट्रडिक्शन को लीड करता है। ये ऑप्शन अंदर से खत्म हो गई। बाकी आपके पास वो हमने प्रूव कर दिया कि या जी जो है वो मॉड पी स्क्वायर के अंदर आपके पास बन जाएगा उसका प्रिमिटिव रूट, या जी प्लस पी होगा। तो उसके अलावा जो एक ही ऑप्शन बच रही है वो कॉन्ट्रडिक्शन को लीड करेगी, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब देखें ये कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे लीड करती है। सपोज कर लेते हैं कि ये चीज ट्रू है कि h विच इज द ऑर्डर ऑफ g प्लस पी इज p माइनस 1 इन मॉड पी स्क्वायर, क्योंकि हमने h जो है वो पी स्क्वायर के अंदर ऑर्डर रखा हुआ है। अगर ये ऑर्डर है तो इसका मतलब है कि अगर इसे g प्लस पी की पावर पे लगाया जाए p माइनस 1 के ऊपर, तो ये कंग्रेंट देगी 1 मॉड पी स्क्वायर के। इधर मैं बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। बायनॉमियल थ्योरम आपको पता है कि a प्लस पी रेज टू पावर n जो है वो n चूज 0, पहले आपके पास a रेज टू पावर n, b चूज 0, फिर n चूज 1, a रेज टू पावर n माइनस 1, b चूज 1, सो ऑन यहाँ तक चलता जाएगा कि n चूज n, a रेज टू पावर 0 एंड b रेज टू पावर n। तो इस तरीके से हम दो टर्म्स, बायनॉमियल का मतलब दो, सो दो टर्म्स की पावर जो है वो इस फार्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दो टर्म्स हैं g और p। g भी एक इंटीजर है, p भी एक इंटीजर है, और ऊपर p एक प्राइम नंबर था तो p माइनस 1 एक इवन इंटीजर है। तो हम बेसिकली ये अप्लाई कर रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम इसको एक्सपेंड करने के लिए। सो ये n चूज 0 आपको पता है 1 आता है, तो फर्स्ट टर्म आएगी g रेज टू पावर p माइनस 1 प्लस p माइनस 1 चूज 1, देन g की पावर p माइनस 2 और साथ p की पावर आ जाएगी, यहाँ तक चलती जाएगी कि लास्ट टाइम आपके पास आ जाएगी p रेज टू पावर p माइनस 1। तो ये कंग्रेंट है 1 मॉड p स्क्वायर के। p चूज 1 के साथ इसका आंसर आएगा p माइनस 1 प्लस ये p, इधर ये वाला p मैंने पहले लिख लिया, p माइनस 1 चूज 1, किसी भी n चूज 1 करें तो आंसर n आता है, तो p माइनस 1 चूज का आंसर p माइनस 1 आएगा इंटू g रेज टू पावर p माइनस 2 प्लस अगली टर्म्स और p पावर p माइनस 1 इज कंग्रेंट टू 1 मॉड p स्क्वायर। इधर आपके पास टर्म जो आ रही है वो आ रही है एक p स्क्वायर की और एक माइनस p की। नेक्स्ट आपके पास टर्म आएगी p क्यूब की और माइनस पी स्क्वायर की एंड सो ऑन। तो इससे अगली सारी टर्म्स जो होंगी उनमें पी स्क्वायर जरूर पड़ा होगा इस प्लस के बाद की, वो सारी की सारी पी स्क्वायर से डिवाइड होकर कंग्रेंट 0 देंगी। तो ये वाला ऐसा कंग्रेंट टू 0 मॉड पी स्क्वायर हो गया। तो बाकी आपके पास बचा है जी रेज टू पावर पी माइनस 1 प्लस पी इंटू पी माइनस 1, जी रेज टू पावर पी माइनस 2 इज कंग्रेंट टू 1 मॉड पी स्क्वायर। इसको मजीद ओपन कर लेते हैं, जी पी माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर जी पी माइनस 2 माइनस पी इंटू जी पी माइनस 2 इज कंग्रेंट टू 1 मॉड पी स्क्वायर। ये हिस्सा फिर इसके अंदर पी स्क्वायर का मल्टीपल आ गया, ये फिर 0 हो जाएगा। तो बाकी जो चीज बच रही है उसको यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, जी रेज टू पावर पी माइनस 1 माइनस पी टाइम्स जी रेज टू पावर p माइनस 2 इज कंग्रेंट टू 1 मॉड p स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। g जो है उसकी पावर p माइनस 1 लगी हुई है और बाकी आपके पास ये टर्म लिखी हुई है। ये हमें पता है कि ऑर्डर g का और ऑर्डर g प्लस p का सेम होगा, क्योंकि ये आपके पास दो सेम मॉड p के अंदर टर्म्स हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि g रेज टू पावर p माइनस 1 जो है वो कंग्रेंट होगी 1 मॉड p स्क्वायर के। ये अजम्पशन मेरी कर ली, क्योंकि अगर ये कंग्रेंट ना होगी तो मेरा दूसरा केस पहले ही हो चुका है। अगर ये कंग्रेंट है 1 के, तो जो मेरे पास लास्ट मैंने अपना रिजल्ट लिखा है वो लिखा है g रेज टू पावर p माइनस 1 माइनस p इंटू g रेज टू पावर p माइनस 2 इज कंग्रेंट टू 1 मॉड p स्क्वायर। अगर मैं इसकी जगह ये वाला रिजल्ट यूज करूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस p इंटू जी पी माइनस 2 इज कंग्रेंट टू 1 मॉड p स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा माइनस p जी पी माइनस 2 इज कंग्रेंट टू 0 मॉड p स्क्वायर। इसका मतलब है कि p स्क्वायर जो है वो डिवाइड करता है p जी पी माइनस 2 को।
अब पी स्क्वायर पी को तो डिवाइड कर नहीं सकता, लेकिन पी स्क्वायर में पी के दो फैक्टर्स हैं, तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि एक फैक्टर इसको डिवाइड कर दे और बाकी एक इसको जरूर डिवाइड कर रहा हूँ। अगर दोनों डिवाइड करते हैं पी स्क्वायर तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी ये रिड्यूस किया जा सकता है कि इफ पी स्क्वायर डिवाइड सम नंबर देन पी शुड डिवाइड दैट नंबर। लेकिन अगर नहीं भी है तो एक फैक्टर इसके साथ बराबर हो गया, तो ये जरूर आ रहा है कि पी यकीनी तौर पर डिवाइड करेगा जी रेज़ टू पावर पी माइनस 2 को। अब ये जी की पावर्स लिखी हुई है व्हाट्सएवर, अगर p दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर दे तो उनमें से हर एक को भी डिवाइड करता है, तो ये p माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट लिखी हुई है, तो मैं बारी बारी अप्लाई करता जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा p g को भी डिवाइड कर रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। g जो था वो प्रिमिटिव रूट था p के अंदर, तो इसका मतलब है कि g और p का जो जीसीडी है वो 1 था इनिशियली। अब हम ये कह रहे हैं कि पी जी को डिवाइड कर रहा है, अगर पी जी को डिवाइड कर देगा इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर जो जीसीडी है वो पी है, पी कॉमन आ गया। इसका मतलब है कि ये केस कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये केस पॉसिबल नहीं है तो यही हमारा थ्योरम जो है कंक्लूड होता है कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर एक प्रिमिटिव रूट मॉड पी में पड़ा हुआ है तो मॉड पी स्क्वायर में पड़ा होगा कि नहीं। तो इस थ्योरम के प्रूफ के साथ ही ये चीज यकीनी होगी कि अगर मॉड पी के अंदर प्रिमिटिव रूट है तो मॉड पी स्क्वायर में यकीनी होगा। मोर ओवर ये रिजल्ट ये भी बता रहा है कि अगर मॉड पी में आपने एक नंबर पकड़ा हुआ है और क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रिमिटिव रूट है, तो उससे मैंने मॉड पी स्क्वायर के अंदर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो दो कांग्रेसेस है, अगर वो क्लियर उनको देखूंगा जिस केस में फॉल कर रहे हैं वो उस का आपके पास जो है वो आंसर पकड़ा हुआ है। अगर वो कांग्रेंट टू 1 मॉड नहीं होगा तो पी है, अगर हो जाएगा तो जी प्लस पी है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं। मेरे पास m की वैल्यू से 5 है, विच इज p की वैल्यू मैंने प्राइम ले ली है, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि g अगर मैं 2 लूं तो 2 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 5। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, मैंने निकाल ली। क्वेश्चन ये आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ 25। ये 25 जो है उसका प्रिमिटिव रूट क्या है। 25 आपको पता है कि इट इज 5 स्क्वायर। तो अगर p के प्रिमिटिव रूट्स का आपको पता है तो p स्क्वायर के प्रिमिटिव रूट्स का इसी लास्ट रिजल्ट से पता लगाया जा सकता है। अप्लाई करते हैं, देखते हैं किस केस में हमारा फॉल कर रहा है। मैंने ये दो रिजल्ट ये सिर्फ चेक करना है कि g की पावर p माइनस 1 p स्क्वायर में किसके कंग्रेंट आती है। मैं इधर g की पावर p माइनस 1, सो 2 की पावर p माइनस 1 इज 4, 5 माइनस 1 इज 4 इज कंग्रेंट टू व्हाट मॉड p स्क्वायर इज 25। ये चेक करते हैं। सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, ये 16 आ रही है। इसका मतलब है कि रिजल्ट ये आ रहा है कि 2 raised to power 4 is not congruent to 1 mod 25, यानी कि g raised to power p minus 1 is not congruent to 1 mod p square। अब वो रिजल्ट को अगर देखें तो वो क्या बताता है, वो कहता है कि अगर वो congruent नहीं है तो जो g अपने प्रिमिटिव रूट p का चूज किया था वही प्रिमिटिव रूट है p स्क्वायर का। तो सिंपल सा रिजल्ट है कि दिस इंप्लाइज बाय प्रीवियस थ्योरम that g is equal to 2 is also the primitive root of 25। नेक्स्ट रिजल्ट अब हम इससे भी फर्दर जाना चाहते हैं। तो हमारे पास पहले था p के लिए प्रिमिटिव रूट है बाय लेजेंडर थ्योरम, और फिर हमने देखा कि अगर p के लिए है तो p स्क्वायर के लिए होगा कि नहीं। तो पहला स्टेप हमने बनाया। अब हम जो नेक्स्ट रिजल्ट करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं कि k की कोई भी वैल्यू रख लें। अगर p रेज़ टू पावर k के लिए प्रिमिटिव रूट है तो p रेज़ टू पावर k प्लस 1 के लिए भी प्रिमिटिव रूट होगा, और वो एक्जैक्टली सेम रहेगा। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये है कि p आपने एक ऑड प्राइम लेना है। सो p इज एन ऑड प्राइम इफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपने ज्यूम कर लिया क्योंकि 2 का केस मैंने कंसिडर कर लिया। सो अगर p की वैल्यू 1 है पावर,
तो पी स्क्वायर के लिए मैंने पहले से अलग से कर लिया है। अब मैं उससे आगे चलूंगा कि अगर 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए क्या ट्रू होगा, अगर 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए होगा कि नहीं होगा। सो पहले हमने ये किया कि अगर p के लिए प्रिमिटिव रूट है तो क्या p स्क्वायर के लिए होगा, तो 1 के लिए गिवन था पावर 1 के लिए, तो क्या 2 के लिए होगा। तो पिछला रिजल्ट ये बताता है। अब आगे से फर्दर ये है कि अगर से p स्क्वायर के लिए है तो ये रिजल्ट कहता है कि p क्यूब के लिए भी होगा, अगर p क्यूब के लिए है तो p 4 के लिए भी होगा, अगर p 4 के लिए है तो p 5 के लिए भी होगा। इसका मतलब है कि g अगर आपने एक प्रिमिटिव रूट निकाल ली है p की किसी पावर के अंदर p के लिए, तो वो आगे हमेशा चलता जाएगा। ये एक किस्म का कह लें कि ये इंडक्टिव स्टेप है कि इट इज ट्रू कि वो उसका g प्रिमिटिव रूट है p रेज़ टू पावर k का, तो फिर वो p की हर पावर का प्रिमिटिव रूट होगा। तो सिर्फ पहले का केस डिफरेंस है कि p से p स्क्वायर के अंदर आने के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या वही प्रिमिटिव रूट रहेगा g, या आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा g प्लस p हो रहा है, लेकिन आगे फर्दर के लिए सेम रहेगा कि अगर एक प्रिमिटिव रूट p स्क्वायर के अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली हर पावर के लिए होगा। तो लेट्स सी, अब देखें इसका प्रूफ कैसे करते हैं। सो सपोजिशन हमारी वही है, p इज एन ऑड प्राइम and g is a primitive root of pk, that is the order of g is phi of pk, जिसमें भी आप कंसिडर कर रहे हैं। और pk का एलएफआई फंक्शन निकालना हमें पता है कि p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, इसके अंदर से आप p की पावर k माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा p माइनस 1। ये हमारे पास assumption है। नाउ वी वांट टू सी कि g जो है वो प्रिमिटिव रूट रहता है pk प्लस 1 का। तो अगर हमने ये प्रूव करना है कि g जो है वो प्रिमिटिव रूट रहता है p रेज़ टू पावर k प्लस 1 का, तो हमने सिंपली ये प्रूव करना है कि g का जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली फाई ऑफ pk प्लस 1 है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम h इज द ऑर्डर ऑफ g इन मॉड पी के प्लस 1, और फिर ये देख लेंगे कि भाई इसका ऑर्डर जो है क्या वो फाई ऑफ पी के प्लस 1 आ जाता है। अगर फाई ऑफ पी के प्लस 1 आ जाता है तो ये एग्जैक्टली जी जो है वो मॉड पी रेज़ टू पावर के प्लस 1 के अंदर भी प्रिमिटिव रूट बन जाएगा। तो अब इसको स्टडी करते हैं। ट्रिक हमारे पास वही है जो पिछले थ्योरम के अंदर थे कि आयलर थ्योरम अप्लाई करें और देखें कि एज का ऑर्डर के साथ क्या रिलेशन है, और फिर इस कंग्रेस को एक मॉड रिड्यूस कंसिडर कर लें, और फिर देखिए एज के साथ क्या डिफरेंस है, दोनों के कंपैरिजन में एज की पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कंसिडर करते हैं कि जी आपके पास एक नंबर है p के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो p की हर पावर के साथ भी होगा। g की पावर अगर आप फाई ऑफ p के प्लस 1 लगाएंगे तो ये कंग्रेंट होना चाहिए 1 मॉड p के प्लस 1 के। ये आयलर थ्योरम आ गया बाय आयलर थ्योरम। हमने अज्यूम किया हुआ है कि एज जो है इसका ऑर्डर है इसके अंदर, तो ऑर्डर हमेशा हर किसी और दूसरी पावर जिसके साथ कंग्रेंट 1 मॉड आ रहा हो उसको डिवाइड कर देता है। इसका मतलब है कि एज जो है वो डिवाइड करेगा फाई ऑफ पी के प्लस 1 को, विच इज इक्वल टू पी रेज़ टू पावर के प्लस 1 माइनस पी रेज़ टू पावर के। और अगर हम इसमें से पी के कॉमन ले लें तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आएगा पी माइनस 1। तो एज इसको डिवाइड करता है, इसका नाम आप रख लें ए। देन आप इस कंग्रेस को, आपके पास ये गिवन है कि ए जी आपके पास जी रेज़ टू पावर एच कंग्रेंट होगा 1 मॉड पी के प्लस 1 के अंदर। इसे आप ये निकाल सकते हैं कि जी रेज़ टू पावर एच इज आल्सो कंग्रेंट टू 1 मॉड पी के। एक कंग्रेस उसे रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जी का मॉड पी के अंदर ऑर्डर एग्जैक्टली ये है। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर है पी के माइनस 1 ओवर पी माइनस 1 ये डिवाइड करेगा एच को। ये बी कर लें, इन दोनों को लिख लें कि आपके पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं। पहला आ रहा है कि एच डिवाइड करेगा पी के इंटू पी माइनस 1 को, और दूसरा आ रहा है कि पी के माइनस 1 इंटू पी माइनस 1 डिवाइड करता है एज को। तो एज अगर इसको डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम एज के लिए पॉसिबिलिटी ये है, एज इससे आगे नहीं जा सकता, और इनके और इसके दरमियान सिर्फ k माइनस 1 का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम एज की वैल्यू जो है वो यह हो सकती है पी के और p माइनस 1
या एच की वैल्यू एग्जैक्टली ये वैल्यू हो सकती है पी के माइनस वन इंटू पी माइनस वन, क्योंकि अगर एच की वैल्यू ये रखेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा और ये आगे से इसको डिवाइड कर रहा है क्योंकि पी की पावर एक कम है, और अगर एच आपकी वैल्यू ये रखेंगे तो ये इसको डिवाइड करता है और ये वाली वैल्यू इसको डिवाइड कर रही है। तो इन दो पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको अगर आप देखें तो एच किसके बराबर आ रहा है, इट इज पी के प्लस वन माइनस पी के, तो ये 5 पी के प्लस वन लिखा हुआ है और ये आपके पास एच जो है ये 5 पी के लिखा हुआ है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, आइदर एच इज इक्वल टू आइलर फी फंक्शन ऑफ के प्लस वन या आइदर इट इज आइलर फी फंक्शन ऑफ पी रेज़ टू पावर के। इफ दिस इज द केस, इफ एच विच इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ जी इज 5 पी के प्लस वन, then this implies obviously that g is a primitive root of p raised to power k plus 1. तो ये चीज खत्म हो जाएगी। What about this? What if h which is order of g is equal to phi of pk which is equal to pk minus 1 into p minus 1. तो इसके लिए हम ये प्रूव कर देंगे कि ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन को लीड कर देती है। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन को लीड कर जाएगी तो सिर्फ वही एक पॉसिबिलिटी बचती है। इसका मतलब है कि जो भी आपने जी चूज किया हुआ है वो अगर पी के अंदर प्रिमिटिव रूट था तो पी रेज़ टू पावर के प्लस वन के अंदर भी प्रिमिटिव रूट हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक अज्यूम कर लेते हैं, सेटिंग कुछ करते हैं, लेट टी इज इक्वल टू फाई ऑफ पी के माइनस वन, जो कि बराबर आएगा पी के माइनस वन माइनस पी के माइनस टू। इसमें से पी रेज़ टू पावर के माइनस टू कॉमन निकाला जा सकता है, पी माइनस वन आ जाएगा। और अगर आप इसके साथ एक और पी मल्टीप्लाई कर दें यानी कि पी इंटू टी कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पी इंटू पी के माइनस टू इंटू पी माइनस वन विच इज पी रेज़ टू पावर के माइनस वन इंटू पी माइनस वन विच इज पी रेज़ टू पावर k minus p raised to power k minus 1, which is exactly the Euler phi function of p raised to power k. So ये p t की वैल्यू ये है अगर t की वैल्यू ये रखी हो। अब मैं पहली चीज कि अगर मैं g की पावर t ले लूं तो ये कंग्रेंट किसके आएगा, मॉड p k माइनस वन के अंदर। तो क्योंकि t की वैल्यू मैंने 5 ऑफ p k माइनस वन रखी है और g जो है वो प्रिमिटिव रूट है उसे पिछली एक इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि g रेज़ टू पावर t जो है वो कंग्रेंट होना चाहिए 1 मॉड p k माइनस वन के। बाय ऑयलर थ्योरम। सो सिंपली p रेज़ टू पावर k माइनस वन था, मैंने इसी का 5 ऑफ p k माइनस वन को t रख लिया, तो जो भी g के ऊपर 5 ऑफ p k माइनस वन आएगा वो कंग्रेंट हो जाएगा 1 मॉड p k माइनस वन के। दिस इम्प्लाइज that p k minus 1 divides g raised to power t minus 1. This implies that there exists integer such that g t minus 1 is equal to p k minus 1 into j, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है। हमारा फर्स्ट क्लेम ये है कि p doesn't divides j, अदरवाइज सपोज कर ले, अदरवाइज सपोज p डिवाइड करता है j को। अगर p डिवाइड करता है j को तो इसका मतलब ये होगा, दिस इम्प्लाइज g t माइनस वन इज इक्वल टू p k माइनस वन इंटू इधर भी p इंटू सम अदर नंबर आ जाएगा से m। इसका मतलब ये होगा कि g रेज़ टू पावर t माइनस वन इज इक्वल टू p रेज़ टू पावर k इंटू m। दिस इम्प्लाइज के p की पावर k जो है वो डिवाइड कर रही है j t माइनस वन को। इसका मतलब होगा कि j t इज कंग्रेंट टू 1 मॉड p k। ये इसके लिए मैक्सिमम से भी बढ़ गया है। t की जो हमने वैल्यू अज्यूम की हुई है दैट इज 5 ऑफ p रेज़ टू पावर k माइनस वन, जो लास्ट के अंदर हमने ये अज्यूम की है। सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 ऑफ p k। ये भी हमें पता है कि g इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ
पी के, अगर जी प्रिमिटिव रूट है पी के का तो जी का ऑर्डर क्या होगा? एग्जैक्टली फाई ऑफ पी के। फाई ऑफ पी के अगर इसका ऑर्डर है तो ऑर्डर की डेफिनेशन ये है कि ये सबसे छोटा ऐसा नंबर होता है जो रेस करने से कंग्रेंट 1 मॉड पी के आ जाए उसी नंबर के। लेकिन अब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो कि ऑर्डर से भी छोटा है और जी की पावर करने से वो कंग्रेंट टू 1 मॉड पी आ जाता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब है कि अगर मैं अदरवाइज अज्यूम करूं इसको छोड़ के तो वो कॉन्ट्रडिक्शन को लीड करता है। इसका मतलब है कि P डजंट डिवाइड्स J, ये ट्रू है। अब मैं ये कंसिडर करना चाहता हूं G रेज टू पावर P इंटू टी। सो G रेज टू पावर P इंटू टी, G की वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन है कि G रेज टू पावर T कंग्रेंट होगा, PT जो है वो बराबर होगा फाई ऑफ पी के, और G ऑफ T की वैल्यू मैंने नेक्स्ट पे से निकाल दी है कि मैं G ऑफ T को इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं इसको G ऑफ T की पावर P लगा देता हूँ और इधर मेरे पास G ऑफ T की वैल्यू आ रही है 1 प्लस पी के माइनस 1 J और पावर P, और इसको कंसिडर कर लेता हूँ मॉड P के प्लस 1 के अंदर कि क्या इसके साथ कंसिडर होता है। ये G की पावर फाई ऑफ पी के लगी हुई है। इट इज इक्वल टू, इधर मैं बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। सो 1 प्लस पी चूज 1 पी की पावर के माइनस 1 जे प्लस पी चूज 2 पी की पावर के माइनस 1 जे का स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म मेरे पास जो आएगी वो पी चूज पी आ जाएगी, और जो इसकी पावर है पी के माइनस 1 जे की पावर, ये पी पूरी हो जाएगी, और ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ मॉड पी के प्लस 1 के अंदर। ये जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर 1 प्लस पी चूज पी 1 पी आएगा और मल्टीप्लाई होकर आपके पास पी की पावर के दे देगा जे, और नेक्स्ट में आगे में सब में जितनी भी टर्म्स है उसमें p की पावर बढ़ती जाएगी। तो इस लेवल तक k है, आगे k प्लस 1 से लेके आगे तक चली जाएगी मॉड p k प्लस 1 के अंदर। जिनके अंदर भी पावर p की पावर बढ़ के k से बढ़ जाएगी वो p k प्लस 1 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब है कि g फी ऑफ p k कंग्रेंट आ जाएगा 1 प्लस p k j मॉड p k प्लस 1 के अंदर। That is G raised to power phi of pk is congruent to 1 plus pk j mod pk plus 1। ये हमें पता है कि p डिवाइड नहीं करता j को। If p doesn't divide j, this means कि pk j is not congruent to 0 mod pk plus 1, क्योंकि j के अंदर p raised to power k का कोई भी मल्टीपल नहीं है। सो अगर j के अंदर p का कोई भी मल्टीपल नहीं है तो ये इसके अंदर से p की पावर k प्लस 1 नहीं बनाई जा सकती। अगर p की पावर k प्लस 1 नहीं बनाई जा सकती तो p k प्लस 1 उसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर ये कंग्रेंट नहीं है 0 के तो पूरे वाली चीज जो है g रेज टू पावर फाई ऑफ p के कंग्रेंट नहीं हो सकती 1 मॉड p के प्लस 1 के। अगर ये कंग्रेंट नहीं है इसके तो इसके साथ रिलेशन क्या हुआ? ऑर्डर के साथ। Phi of pk is not the order of G in mod pk plus 1, कि phi of pk जो है वो उसका ऑर्डर नहीं हो सकता। अब दो ही पॉसिबिलिटीज थी, या आपके पास ऑर्डर ऑफ जो G था जिसको हमने h रखा हुआ था, या वो phi of pk के बराबर आ जाए, या h जो है phi of पी के प्लस 1 के बराबर आ जाए। तो अगर ये आ जाता है तो वो प्रिमिटिव रूट हो जाएगा। इस केस को जिसमें हमने ज्यूम किया उसमें हमने ये कंक्लूड कर दिया कि कभी भी इसके बराबर नहीं आ सकता। इसका मतलब है एक ही केस बच रहा है कि उसका ऑर्डर ये होगा। दिस इंप्लाइज दैट जी इज अ प्रिमिटिव रूट इन मॉड पी के प्लस 1, जो कंक्लूड करता है आज का थ्योरम। सो हम एक दफा रिव्यू कर लेते हैं इस लेक्चर का। हमने काउंट किया है
kth प्रिमिटिव रूट्स का, यानी कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि प्रिमिटिव रूट्स हो सकते हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है, ना कि सॉल्यूशंस का। फिर हमने कहा कि अगर आपके पास पी के अंदर प्रिमिटिव रूट की एग्जिस्टेंस है, जो कि हमने प्रूव किया हुआ है, तो उसे पी स्क्वायर की बनाई जा सकती है। तो वो हमने दोनों केसेस करके देखे कि पी स्क्वायर के अंदर वो प्रिमिटिव रूट रहेगा या उसके अंदर पी ऐड करना पड़ेगा। और फिर हमने जनरल कहा कि अगर किसी भी पी की पावर के लिए पड़ा हुआ है जो 2 से बड़ी है, तो उसकी हर पावर के लिए प्रिमिटिव रूट वही रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।